ऐसा अपार्टमेंट जहां अंधेरा होने से पहले हर दरवाजा कसकर बंद कर दिया जाता है। कोई भी इंसान बिना वजह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता और अगर रात में कोई दरवाजा पीटे या मदद के लिए चीखे तो किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलना होता, क्योंकि रात होते ही यह अपार्टमेंट इंसानों का नहीं रह जाता। यहाँ रहने वाले लोग एक एक करके खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदलने लगते हैं। वे पहले इंसानों का रूप धरते हैं, लोगों से दरवाजे खुलवाते हैं और फिर उनका बेरहमी से शिकार करके सारा खून चूस लेते हैं। सुबह होते ही वे फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। इसीलिए रात ढलते ही पूरा अपार्टमेंट खुद को कमरों में कैद कर लेता है। लेकिन एक दिन कुछ नए लोग इस अपार्टमेंट में रहने आते हैं और उन्हीं में से एक ह्यूनसू होता है। अपने माँ बाप की सड़क हादसे में मौत के बाद वो यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करने आया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने रहने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुन ली है। पहली ही रात जब वो सोने की तैयारी कर रहा था तभी बाहर से उसे एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर देखा तो पूरा कॉरिडोर नूडल्स के बिखरे पैकेटों से भरा पड़ा था। जैसे ही वो उन पैकेटों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा तभी उसके सामने एक खौफनाक नजारा आ गया। एक बिल्ली का कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ कोने से बाहर आया, फिर एक खून से सना हाथ अंधेरे से बाहर निकला और उस सिर को वापस अंधेरे में खींच ले गया। यह खौफनाक मंजर देखकर ह्यूनसू बुरी तरह घबरा गया। वह तुरंत अपने कमरे में भागा और कंबल के अंदर छिप गया। तभी बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की डरावनी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गया हो। अगले ही पल डोरबेल बज उठी। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। कोई घर पर है? प्लीज मेरी मदद करो। मदद की पुकार सुनकर ह्यूनसू धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कैमरे में उसने देखा कि एक लड़की दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वह रोते हुए कह रही थी कि उसकी जान खतरे में है, कोई रहस्यमयी चीज उसका पीछा कर रही है। इसलिए वह बार बार दरवाजा खोलने की गुहार लगाने लगी। ह्यूनसू ने पहले उसे शांत रहने को कहा, फिर उसने पुलिस को फोन लगाया, लेकिन फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। अब उसके पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही वह हैंडल की तरफ बढ़ा उसे अचानक कुछ याद आ गया। ह्यूनसू ने लड़की से कहा कि पहले अपने दोनों हाथ दिखाओ। ये सुनते ही लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। वह बुरी तरह तिलमिला उठी। अगले ही पल उसकी नाक से खून बहने लगा और फिर वो पागलों की तरह ह्यूनसू के दरवाजे को पीटने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल दरवाजा तोड़ देगी। लेकिन तभी ऊपर से तेज म्यूजिक बजने लगा। आवाज सुनते ही वह रहस्यमयी लड़की उसी दिशा में चली गई। उसके जाते ही ह्यूनसू ने एक झाड़ू उठाया और तुरंत बाहर निकल आया। कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात सेंग नाम के एक आदमी से हुई। उसने उससे फौरन पूछा कि क्या तुमने एक अजीब सी औरत को देखा है? लेकिन सेंग कुछ बोल पाता उसे पहले ही ह्यूनसू अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर जीसू अपने कमरे में गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जैसे ही वह दरवाजा खोलने बढ़ी तो सामने उसे एक डरावनी औरत खड़ी दिखाई दी। वह लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी और जोर जोर से चीख रही थी। फिर अचानक उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उसके जोरदार हमलों से लोहे के दरवाजे पर गहरे निशान पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी भी पल अंदर घुस जाएगी। डर के मारे जीसू ने तुरंत पास रखा बेसबॉल बैट उठा लिया। लेकिन तभी बाहर से आती आवाज अचानक गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची तभी अचानक दरअसल जिसे देखकर जीसू डरी थी वो असल में सेंग था। जीसू ने उसे तुरंत अभी अभी हुई पूरी घटना बता दी। फर्श पर फैले खून के निशान देखकर उन्हें शक हुआ कि शायद वो रहस्यमयी औरत खिड़की तोड़कर बाहर निकल गई है। उधर इसी अपार्टमेंट में रहने वाले ली को इस आने वाले खतरे का जरा भी एहसास नहीं था। वो तो नाइट शिफ्ट के लिए नीचे जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि लिफ्ट बंद पड़ी है तब उसे सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि अपार्टमेंट का मेन गेट बंद है। इतना ही नहीं, रहने आए नए लोग भी वहीं नीचे फंसे हुए थे और सबसे बड़ी बात, किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। लेट होने से बचने के लिए ली ने गुस्से में सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़ दिया। वहीं मौजूद एक लड़की लैंडलाइन से 119 पर कॉल करने लगी, लेकिन वह फोन भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तभी एक अंकल ने कंट्रोल पैनल के सारे बटन दबाने शुरू कर दिए और इसी दौरान उसे शटर खोलने वाला स्विच मिल गया। जैसे ही शटर ऊपर उठने लगा तभी गोद में कुत्ता लिए खड़ी महिला ने सबसे पहले बाहर कुछ अजीब देखा। दरवाजे के ठीक सामने करीब 3 मीटर लंबा एक डरावना साया खड़ा था। उसी वक्त कंट्रोल रूम से लौट रहे ली की भी उस साए पर नजर पड़ गई। उसे देखते ही वह पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वह राक्षस शीशा तोड़कर सीधे अंदर घुस आया। उसने अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से एक आदमी को हवा में उठा लिया और देखते ही देखते उसका खून चूसना शुरू कर दिया। जब वह नीचे गिरा तो उसके शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। इससे पहले कि वो किसी और पर हमला करता, अचानक ली ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पूरी ताकत से उस राक्षस पर स्प्रे करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह राक्षस सचमुच पीछे हटने लगा। तभी ली जोर
से चिल्लाया कि जल्दी से शटर बंद करो। डरा हुआ अंकल तुरंत होश में आया और वह भागते हुए कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही रोलिंग शटर नीचे आने लगा, ली के हाथ में पकड़े फायर एक्सटिंग्विशर की गैस खत्म हो गई। अब उनके पास उस राक्षस को रोकने का कोई तरीका नहीं बचा था। अगले ही पल वह राक्षस फिर उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त एक लड़की अचानक दौड़ती आई और पूरी ताकत से राक्षस को धक्का देकर बाहर गिरा दिया। ली तुरंत शटर के नीचे खड़ा हो गया ताकि लड़की अंदर आ सके। लेकिन जैसे ही वो दौड़कर वापस आने लगी, तभी अचानक राक्षस ने उसके पैर को अपने पंजों से बुरी तरह जख्मी कर दिया। आखिरी सेकंड में ली ने हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। जैसे ही शटर बंद होने वाला था, तभी राक्षस की करीब 3 मीटर लंबी जीप बिजली की रफ्तार से अंदर आ घुसी। लेकिन शटर समय रहते बंद हो गया। उसकी जीप बीच में ही बुरी तरह फंस गई और लड़की की जान बाल बाल बच गई। अगले ही पल राक्षस ने पूरी ताकत से अपनी जीप खींची और अंधेरे में गायब हो गया। खतरा टलते ही जो लोग अब तक डर के मारे छिपे हुए थे, वे भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। लेकिन सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर वह चीज थी क्या। तभी एक बूढ़ा अंकल हैरानी से बोला कि उसके तो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे हाथ पैर थे। लेकिन ली की बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसने कहा कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि हम में से ही कोई एक था। सच जानने के लिए जैसे ही उन्होंने बाहर झांक कर देखा, तो वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ अलग अलग तरह के खौफनाक मॉन्स्टर घूम रहे थे। उसी समय एक लड़की फोन पर बात करती हुई अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी उसके सिर के ऊपर से एक डरावनी आवाज आने लगी। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो अचानक मंजिल की लाइटें जल उठी। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा गई और जल्दी जल्दी नीचे भागने लगी। लेकिन हड़बड़ी में उसका पैर मुड़ गया और वह सीढ़ियों पर गिर पड़ी। वह अभी उठने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी अचानक वो डरावनी आवाज और भी तेज हो गई। लड़की ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वही आदमी सेंग खड़ा था। उसे देखते ही उसने राहत की सांस ली। लेकिन इससे पहले कि सेंग कुछ समझ पाता, लाल कपड़ों वाली वह डरावनी औरत अचानक पीछे से उस पर झपट पड़ी और उसके कंधे को बुरी तरह काट लिया। लड़की यह सब देखकर डर के मारे खड़ी हो गई। लेकिन तभी सेंग ने औरत को बालों से पकड़कर दूर फेंक दिया। जैसे ही सेंग अपने जख्म देखने लगा, तभी अचानक वो औरत फिर उस पर टूट पड़ी। लेकिन इस बार उसने तुरंत उसका गला पकड़ लिया। तभी सेंग की नजर उसके माथे पर लिखे फ्लैट नंबर पर पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यही वो औरत थी जो पहले लोगों के दरवाजे तोड़ रही थी। बिना देर किए उसने उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारा और वह सीधे जमीन पर जा गिरी। लेकिन अगले ही पल वह अजीब तरीके से फिर से उठ खड़ी हुई और लड़की की तरफ बढ़ने लगी। तभी सेंग ने उसे एक जोरदार लात मारी और वह सीधे दीवार में जा धंसी। लेकिन सेंग यही नहीं रुका, वह लगातार उस पर लातें बरसाता रहा। ये खौफनाक नजारा देखकर पास खड़ी लड़की डर के मारे सुन्न पड़ गई। उधर ह्यूनसू भी होश में आ चुका था। वह जानना चाहता था कि बाहर आखिर हो क्या रहा है, इसीलिए उसने इंटरनेट पर जवाब ढूंढना शुरू किया। उधर ली भी यही जानकारी तलाश रहा था। तभी दोनों की नजर एक ही पोस्ट पर पड़ी। उसमें लिखा था कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है। पोस्ट में आगे लिखा था कि जो लोग मॉन्स्टर बनने वाले होते हैं, उनकी नाक से पहले खून बहने लगता है और उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसके बाद इंसान धीरे धीरे एक डरावने मॉन्स्टर में बदल जाता है। आखिर में उसने चेतावनी दी कि अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसे लक्षण दिखने लगे तो जितनी जल्दी हो सके खुद को मार डालो। वह आगे इन मॉन्स्टर्स से बचने का तरीका बताने ही वाला था कि अचानक पूरा इंटरनेट बंद हो गया। उसी वक्त भूख के मारे ह्यूनसू के पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ाहट होने लगी। तभी उसे याद आया कि बाहर अभी भी आधा डिब्बा इंस्टेंट नूडल्स पड़ा है। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। लेकिन बाहर झांकते ही उसके होश उड़ गए। एक खौफनाक मॉन्स्टर दरवाजे का सहारा लेकर सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर ह्यूनसू ने तुरंत अपना मुंह दबा लिया ताकि जरा सी भी आवाज न हो। दरअसल उस मॉन्स्टर का आधा सिर गायब था, लेकिन उसकी सुनने की ताकत बेहद खतरनाक थी। जरा सी आवाज भी उसे सीधे अपने शिकार तक पहुंचा सकती थी। इसलिए ह्यूनसू धीरे धीरे अपनी सुरक्षा के लिए पास पड़ी झाड़ू उठाने लगा। लेकिन तभी हल्की सी आवाज मॉन्स्टर के कानों तक पहुंच गई। वह तुरंत ह्यूनसू की तरफ मुड़ा, लेकिन वह हमला करता उससे पहले ही ली की वॉकी टॉकी बज उठी। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर ने दूसरी तरफ हमला कर दिया और ह्यूनसू की जान बच गई। अब वह जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी वह मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ह्यूनसू बिना हिले डुले चुपचाप वहीं पड़ा रहा और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर उसके कमरे से बाहर निकल गया। इससे पहले कि वो राहत की सांस ले पाता, अचानक नीचे से कुछ हलचल की आवाज आई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो एक आदमी खाने पीने का सामान ढूंढने के लिए बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था। जाने से पहले उसने अपनी बेटी से कहा कि मैं खाना लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक विशाल आंखों वाला डरावना मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। उसे देखकर आदमी बुरी तरह घबरा गया और अचानक 12th फ्लोर से सीधे नीचे गिर पड़ा। ये नजारा देखकर उसकी बेटी जोर से चीख पड़ी और उसी चीख ने उस विशाल आंखों वाले मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ठीक उसी पल जब वो मॉन्स्टर उन बच्चों पर हमला करने वाला था, तभी ऊपर से एक भारी मॉनिटर सीधा उसके सिर पर आ गिरा। अचानक हुए इस हमले से बड़ी आंखों वाला मॉन्स्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने अपनी लंबी गर्दन सांप की तरह फैलाई और सीधे ह्यूनसू की खिड़की पर हमला कर दिया।
अगले ही पल उस मॉन्स्टर ने ह्योनसू को अजगर की तरह कसकर जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ह्योनसू का वहीं दम घुटने लगा। एक पल के लिए लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी अचानक एक गोली चली और मॉन्स्टर की लंबी गर्दन एक ही झटके में बीच से टूट गई। अगले ही पल उसकी विशाल आंख सफेद पड़ गई। जब ह्योनसू ने घबराकर बाहर झांका तो सामने पड़ोस वाले हान अंकल बंदूक ताने खड़े थे। उन्होंने सही समय पर गोली चलाकर उसकी जान बचा ली थी और कमाल की बात ये कि गोली चलाने के बाद भी वह बड़े आराम से बियर पी रहे थे। ह्योनसू कुछ बोलने ही वाला था कि हान अंकल ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ एक कार्डबोर्ड दिखाया जिस पर लिखा था, आवाज मत करना, मॉन्स्टर आवाज सुनकर चले आते हैं और इन्हें मारना भी लगभग नामुमकिन है। ये पढ़ते ही ह्योनसू ने तुरंत नीचे देखा तो जो बड़ी आंखों वाला मॉन्स्टर कुछ देर पहले मरा हुआ लग रहा था, वो अपनी टूटी हुई गर्दन को छोड़कर धीरे धीरे खुद ही वहाँ से चला गया। ये देखकर ह्योनसू के होश उड़ गए। वह हान अंकल के साथ मिलकर उन दोनों बच्चों को बचाना चाहता था, लेकिन जब वह उनके फ्लैट में पहुंचा तब उसे पता चला कि हान अंकल चल फिर नहीं सकते, इसलिए बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी अब अकेले ह्योनसू के कंधों पर आ गई। हालांकि हान अंकल कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, उन्हें हथियार बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने ह्योनसू के हथियार में बिजली का करंट जोड़ दिया ताकि वह मॉन्स्टर्स का सामना कर सके। लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी कि इससे भी मॉन्स्टर नहीं मरेंगे, इसलिए तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, जहाँ तक हो सके उनसे बचकर निकलना है। नया इलेक्ट्रिक हथियार लेकर ह्योनसू अकेला ही बच्चों को बचाने निकल पड़ा, लेकिन कॉरिडोर में कदम रखते ही उसका सामना फिर से उसी बिना सिर वाले भयानक मॉन्स्टर से हो गया। हालात बिगड़ते देख वह तुरंत भागकर लिफ्ट के अंदर छिप गया। कुछ पल तक वह बिना कोई आवाज किए वहीं छिपा रहा और मॉन्स्टर के जाने का इंतजार करता रहा। जब उसे लगा कि शायद अब खतरा टल चुका है, तब उसने धीरे से बाहर झांका, लेकिन तभी दरअसल मक्खी की भनभनाहट ने मॉन्स्टर का ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। ह्योनसू ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने अपना इलेक्ट्रिक चाकू सीधे मॉन्स्टर के शरीर में घोंप दिया। 1,00,000 वोल्ट का तेज झटका लगते ही मॉन्स्टर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ह्योनसू जानता था कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वह फौरन वहाँ से भाग निकला, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं पहुँचा था कि मॉन्स्टर फिर से उसके पीछे आ गया। अगले ही पल उसने अपना लंबा हाथ लहराया और उसके टेंटेकल सीधे ह्योनसू की तरफ बढ़ने लगे। किस्मत से यह मॉन्स्टर पूरी तरह अंधा था, इसी वजह से उसका हमला एक बार फिर चूक गया। तभी मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते देख ह्योनसू ने तुरंत पास पड़ी 2 बॉल उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर उसी दिशा में मुड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर ह्योनसू ने फिर से अपना इलेक्ट्रिक चाकू सीधे उसके शरीर में घोंप दिया। इस बार करंट का झटका इतना जबरदस्त था कि मॉन्स्टर कुछ ही पल में सीधे जमीन पर ढेर हो गया। मॉन्स्टर को चकमा देकर ह्योनसू आखिरकार उन दोनों भाई बहन के फ्लैट तक पहुंच गया। उसने पहले दोनों को शांत कराया, फिर उन्हें अपने साथ सुरक्षित बाहर ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही तीनों कमरे से बाहर निकले, तभी अचानक ह्योनसू के अंदर मौजूद मॉन्स्टर वायरस एक्टिव हो गया। उसकी नाक से तेजी से खून बहने लगा। तभी हमें पता चला कि मॉन्स्टर से लड़ाई के दौरान वह भी संक्रमित हो चुका था, यानी वह किसी भी वक्त मॉन्स्टर बन सकता था। ह्योनसू का शरीर तेजी से उसका साथ छोड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह अब पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल जाएगा, लेकिन तभी एक दरवाजे के टकराते ही वो नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह पूरी ताकत से दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। अंदर आते ही उसकी नजर सीधे उन दोनों बच्चों पर पड़ी और अगले ही पल वह उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, उसी पल ह्योनसू ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया और दोनों भाई बहन से जल्दी भागने को कहा। लेकिन उन्हें भागता देखकर मसल मॉन्स्टर के चेहरे पर फिर वही डरावनी मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने ह्योनसू को एक जोरदार लात मारी, फिर गुस्से में उस पर मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। वह उसे जान से मार देना चाहता था। ठीक उसी समय ह्योनसू के 2 दोस्त वहाँ पहुँच गए। आते ही ह्योन ने अपनी तलवार से मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो कुछ ही पलों में जमीन पर ढेर हो गया। उधर जीसू ने मौका देखकर तुरंत मलबे में फंसे ह्योनसू को बाहर खींच लिया। इसके बाद दोनों उसे उठाकर एक सुरक्षित कमरे में ले आए। धीरे धीरे ह्योनसू की काली पड़ चुकी आंखें फिर से नॉर्मल होने लगी। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह सचमुच मॉन्स्टर बन चुका है या अभी भी इंसान है। उधर दोनों भाई बहन भागते भागते कॉरिडोर में पहुंच गए, लेकिन तभी उनका सामना उसी अंधे मॉन्स्टर से हो गया। उसे देखते ही छोटा भाई अपनी पैंट में ही पेशाब कर बैठा। तभी उसकी बहन को ह्योनसू की बात याद आई। उसने कहा था कि कॉरिडोर में एक अंधा मॉन्स्टर घूमता है, वह देख नहीं सकता लेकिन आवाज सुनकर हमला करता है। ये याद आते ही लड़की ने तुरंत अपने भाई का मुंह कसकर बंद कर दिया। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली और बिना कोई आवाज किए वहीं बिल्कुल शांत खड़े हो गए। खुशकिस्मती से कुछ ही पल बाद वो अंधा मॉन्स्टर वहाँ से चला गया, लेकिन दोनों भाई बहनों ने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि मसल मॉन्स्टर फिर उनके पीछे आ पहुंचा। डर के मारे दोनों जोर से चीख पड़े और तभी अचानक
दरअसल बच्चों की चीख सुनकर वो अंधा मॉन्स्टर दोबारा वापस लौट आया था। मौका देखते ही बहन ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और वहाँ से भाग निकली। उधर मसल मॉन्स्टर ने अंधे मॉन्स्टर को पकड़ लिया और उस पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। इसके बाद उसने उसे सीधे खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर वह दोबारा बच्चों के पीछे दौड़ पड़ा। दोनों भाई बहन अभी ज्यादा दूर पहुँचे भी नहीं थे कि मसल मॉन्स्टर ने कुछ ही पलों में उन्हें दोबारा ढूंढ निकाला। अब वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे दोनों बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी एक औरत बेबी स्ट्रॉलर धकेलते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आई। वह मॉन्स्टर को ऐसे देख रही थी मानो उसे अच्छी तरह जानती हो। उसने कहा, तरस खाओ इन नन्हे बच्चों पर, छोड़ दो इन्हें प्लीज। लेकिन तभी मॉन्स्टर मुस्कुराया और जमीन पर गिरते ही उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ी। वह रोते हुए मॉन्स्टर से अपने बच्चे को छोड़ देने की भीख मांगने लगी। लेकिन उल्टा उस मॉन्स्टर ने बड़ी बेरहमी से उस बच्चे को अपने पैरों तले कुचल डाला। वो औरत चीखती रह गई लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। इसके बाद उस मॉन्स्टर ने एक ही मुक्के में उसे भी जमीन पर गिरा दिया। ठीक उसी वक्त ह्योन-सू अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मसल मॉन्स्टर अब उनके सामने खड़ा था। वे कुछ कर पाते उससे पहले ही पीछे पड़ी औरत मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आने से अचानक म्यूटेट होने लगी। अगले ही पल वह सीधे मसल मॉन्स्टर पर टूट पड़ी। तभी सभी को एहसास हुआ कि वह भी संक्रमित हो चुकी है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। फिर भी उसके अंदर की माँ अब भी उन बच्चों की जान बचाने के लिए लड़ रही थी। इसी बीच हियोन आगे आया और मसल मॉन्स्टर को लगातार उकसाने लगा। तो बस फूला हुआ गुब्बारा है। उसकी बात सुनते ही उस मॉन्स्टर का गुस्सा फूट पड़ा और वो तेजी से हियोन के पीछे लग गया। उधर ह्यून-सू दोनों भाई बहन को सुरक्षित हान अंकल के फ्लैट तक ले आया। इधर हियोन जानबूझकर उस मॉन्स्टर को पूरे कॉरिडोर में दौड़ाता रहा जिससे उसका ध्यान भटक गया। उसी समय जीसू जमीन पर पड़ी उसी औरत के पास पहुंची। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो भी मॉन्स्टर बनने वाली है। हालात बिगड़ते देख जीसू ने तुरंत अपना बेसबॉल बैट उठा लिया। उसे लगा कि अब उस मॉन्स्टर को मारना ही पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल औरत को फिर से होश आ गया। उसकी आंखें भी दोबारा नॉर्मल हो गईं। ये देखकर जीसू ने राहत की सांस ली और दोनों तुरंत हान अंकल के फ्लैट की तरफ निकल पड़े। उधर हियोन लगातार मसल मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में वह कॉरिडोर के आखिरी कोने में फंस गया। अब पीछे हटने की कोई रास्ता नहीं थी। वह तलवार कसकर पकड़कर वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही मॉन्स्टर उसके सामने पहुंचा तभी अचानक आखिरकार मसल मॉन्स्टर का खतरा कुछ देर के लिए टल गया। इसके बाद सभी लोग हान अंकल के फ्लैट में इकट्ठा हो गए। काफी समय बाद उन्हें पहली बार कुछ पल की राहत मिली। सभी ने साथ बैठकर शांति से खाना खाया और बाहर से किसी तरह की मदद का इंतजार करने लगे। लेकिन उनकी यह छोटी सी उम्मीद भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अगली सुबह अपार्टमेंट पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी। एक औरत ने सबकी नजरों से बचकर चुपचाप मैन गेट वाला शटर खोल दिया। जैसे ही वह सामान हटाकर बाहर निकलने लगी, अंदर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। रोते हुए उसने मोबाइल की लोकेशन दिखाकर बताया कि उसकी छोटी बेटी भागते हुए इसी तरफ आ रही है और वह किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकती है। लेकिन बाकी लोग जानते थे कि अगर शटर खुला तो पूरे अपार्टमेंट की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी खींचतान के बीच अचानक वही लड़की अपार्टमेंट की तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी। वह शटर तक पहुंच ही रही थी कि अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। ली उसकी मदद करने की सोच ही रहा था, तभी एक सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह बच्ची तक पहुंचता, तभी अचानक अंधेरे में छिपे जीप वाले मॉन्स्टर ने दोनों के सीने को बीच से चीर डाला। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। उसकी मां दर्द से चीख पड़ी। अपनी बच्ची को अपनी ही आंखों के सामने मरते देख वह बुरी तरह टूट गई। तभी ली ने तुरंत उसे पकड़कर पीछे खींच लिया और पास पड़ी एक भारी अलमारी रास्ते में अड़ा दी। लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर की लंबी जीभ अलमारी को चीरते हुए अंदर घुस आई। वो अपने अगले शिकार की बेतहाशा तलाश कर रहा था। ली डर के मारे बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि जरा सी भी गलती हुई तो उसका अंजाम भी ठीक उस बच्ची जैसा होगा। कुछ पल बाद मॉन्स्टर अपने आप पीछे हट गया। उधर अपनी बेटी को खो चुकी वो माँ पूरी तरह होश खो बैठी। गुस्से में उसने सारी गलती ली पर डाल दी। उसे लगने लगा कि अगर ली चाहता तो वो उसकी बेटी को बचा सकता था। लेकिन वह ये भूल चुकी थी कि अगर ली बीच में नहीं आता तो आज वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता। उधर 8वीं मंजिल पर मौजूद ह्यून-सू और उसके दोनों दोस्तों फैसला किया कि वे लोग पहली मंजिल पर जाकर हालात का पता लगाएंगे। रवाना होने से पहले हान अंकल ने तीनों के हथियारों को और भी मजबूत बना दिया। पूरी तैयारी के साथ वे धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही दूर चलते ही उनकी नजर एक आदमी की लाश पर पड़ी। तीनों सावधानी से उसके पास पहुंचे। लाश को देखते ही उन्हें समझ आ गया कि उस आदमी को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मतलब मॉन्स्टर अभी भी आसपास कहीं मौजूद है। यह एहसास होते ही तीनों बिना देर किए वहां से निकलने लगे। लेकिन जैसे ही ह्योन-सू मुड़ने लगा तभी अंधेरे कमरे में छिपे एक मॉन्स्टर ने अचानक उस पर हमला कर दिया।
ह्योनसू 8वीं मंजिल से सीधे पहली मंजिल पर आ गिरा। उसके सिर से बहता खून देखकर वहाँ मौजूद लड़की के होश उड़ गए। एक पल के लिए सबको लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे बाद योनजू अचानक उठकर बैठ गया, मानो उसके साथ कुछ हुआ ही न हो। ये देखकर सबके होश उड़ गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि मॉन्स्टर वायरस ने उसे खतरनाक हीलिंग पावर दे दी है। यही वजह थी कि अब उसे मारना लगभग नामुमकिन हो चुका था। यही बात सोचकर बुढ़े अंकल ने सख्त लहजे में कहा कि सबकी सुरक्षा के लिए ह्योनसू को तुरंत यहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसा करने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ह्योनसू ने अब तक कई लोगों की जान बचाई है, ऐसे में उसे अकेला छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं होगा। बहस बढ़ती देख आखिरकार सभी ने वोटिंग कराने का फैसला किया, लेकिन नतीजा सामने आते ही बुढ़े का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि ज्यादातर लोग ह्योनसू को बाहर निकालना नहीं चाहते थे। उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी ने भी ह्योनसू के पक्ष में वोट दिया है। गुस्से में वह चिल्लाकर बोला कि जिसने भी ह्योनसू को वोट दिया है उसे भी यहाँ से बाहर निकाल दो। बुढ़े की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि तभी अचानक उसकी नाक से तेजी से खून बहने लगा। उसी पल सभी को समझ आ गया कि जो मतलबी बुढ़ा ह्योनसू को निकालने की बात कर रहा था वो खुद वायरस से संक्रमित हो चुका था। यहीं से पूरा खेल पलट गया। अब उसी बुढ़े को ह्योनसू के साथ एक कमरे में क्वारंटाइन कर दिया गया। उधर जिस औरत ने मसल मॉन्स्टर पर हमला किया था वह रसोई में गुनगुनाते हुए सब्जियां काट रही थी, लेकिन अचानक उसके हाथ पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगे और गलती से उसने अपनी ही उंगली काट डाली। फिर भी उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी दोनों आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। तभी उसने अपना सिर घुमाया और पास में सो रहे बच्चों को घूरने लगी। उधर हान अंकल हथियारों को सुधारने में व्यस्त थे। तभी छोटी लड़की ने बाथरूम की तरफ देखते हुए कहा कि आंटी बहुत देर से अंदर हैं और अब तक बाहर नहीं आई हैं। हान अंकल को लगा कि शायद उसे खुद बाथरूम जाना है, इसलिए उन्होंने पूछा कि वो अंदर कब से हैं? तब लड़की ने जवाब दिया, वो 1 घंटे से अंदर है। यह सुनते ही हान अंकल को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने तुरंत अपना हथियार उठाकर सावधानी से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरे बाथरूम में एक विशाल रहस्यमयी कोकून बना हुआ था, लेकिन वह औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि संक्रमित होने की वजह से वो अब एक नए तरह के मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। ठीक उसी पल उसे कोकून के अंदर एक विशाल बच्चा हिलता हुआ दिखाई दिया। वे डर के मारे ट्रिगर दबाने ही वाले थे कि तभी उसे उस औरत की आखिरी बात याद आ गई, अगर मैं मॉन्स्टर बन गई तो मुझे मार डालना। ये सब याद आते ही हान अंकल की आंखें नम हो गईं। उनका हाथ ट्रिगर पर था, लेकिन चाहकर भी वे गोली नहीं चला पाए, क्योंकि वे जानते थे कि संक्रमित होने के बाद भी उस औरत के दिल में अब भी इंसानियत बाकी थी। वह उन बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए हान अंकल भी उसे मार नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने एक दर्दनाक फैसला लिया। उन्होंने चुपचाप बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर आकर बच्चों से सिर्फ इतना कहा कि वो आंटी यहाँ से जा चुकी हैं। उधर मेज पर रखा टिफिन बॉक्स और 2 स्कार्फ उन दोनों बच्चों के लिए उस औरत की तरफ से छोड़ी गई आखिरी निशानी थी। उस रात पूरे अपार्टमेंट में गहरा सन्नाटा पसरा रहा। कोई नहीं चाहता था कि अगली सुबह हो, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस बार कौन सी नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। लेकिन रात किसी के लिए नहीं रुकती। आखिरकार सुबह हो ही गई। तभी ली ने ह्योनसू को अपने पास बुलाया और बिना बातों को घुमाए सीधे उससे कहा, तुम्हें अब हमारे लिए बहुत सारे खतरनाक काम करने पड़ेंगे। मना करने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। क्या करना है मुझे? ली ने बताया कि उसे ऊपर वाली मंजिल पर जाकर हान अंकल को सुरक्षित नीचे लाना होगा, क्योंकि मेन गेट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्हें हान अंकल की जरूरत है। जल्दी ही यह बात सेंग के कानों तक भी पहुंच गई। वो बिना सोचे ह्योनसू के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों सीढ़ियों के रास्ते ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वे मुश्किल से 2 मंजिल ही चढ़ पाए थे कि अचानक एक मॉन्स्टर ने सेंग को पीछे से पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। ह्योनसू उसे बचाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा, लेकिन तभी एक जोरदार हवा के झटके ने उसे भी जमीन पर पटक दिया। जब धूल का गुब्बार छटा तो सामने बेहद तेज रफ्तार वाला मॉन्स्टर खड़ा था। वह ह्योनसू पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसकी पीठ में एक तीर आकर लगा। अगले ही पल मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो गया। तभी ह्योनसू की नजर कॉरिडोर में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसी ने सही वक्त पर तीर चलाकर ह्योनसू को बचा लिया था। ह्योनसू ने फौरन बगल में पड़े सेंग की तरफ देखा। खुशकिस्मती से वह सिर्फ बेहोश था। इसके बाद ह्योनसू और वह लड़की सेंग को उठाकर पास के एक कमरे में ले गए, जहाँ लड़की के डैड पहले से मौजूद थे। कुछ देर आराम करने के बाद आखिरकार सेंग को भी होश आ गया, लेकिन होश में आते ही वो बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। तभी दोनों बाप बेटी को पता चला कि ह्योनसू ऊपर वाली मंजिल से हान अंकल को लेने आया है, इसलिए उन्होंने भी उसके साथ चलने का फैसला कर लिया। जल्द ही तीनों एक दूसरे की मदद से हान अंकल तक पहुंच गए। इसके बाद सभी लोग सुरक्षित पहली मंजिल पर वापस लौट आए, लेकिन उन्हें राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि तभी अचानक लॉबी में घने बालों से ढका एक भयानक मॉन्स्टर दिखाई दिया। उसे देखते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई, लेकिन तभी एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। मॉन्स्टर को देखते ही वह उसे
पहचान गई। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति था, यानी वह मतलबी बुढ़ा अंकल अब पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका था। जिंदगी भर उसने अपने पति की मार और जुल्म सहे थे, लेकिन आज उसके अंदर का दबा हुआ सालों का दर्द और गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा कि बदला लेने का यही सही मौका है। उसने हिम्मत जुटाई और हाथ में पकड़े हथौड़े से अपने ही पति पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। हर वार में सालों का दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। आखिरकार उसने अपने ही हाथों से अपने पति का अंत कर दिया। रात होते ही हान अंकल मेन गेट को मजबूत करने में जुट गए। उधर ली ने हालात का पता लगाने के लिए ह्योन-सू को बेसमेंट पार्किंग में भेज दिया, जबकि वो खुद कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों से उस पर नजर रखने लगा। शुरुआत में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तभी अचानक एक विशाल मकड़ी के जाल ने ह्योन-सू को जकड़ लिया। पलक झपकते ही जाल ने उसे हवा में लटका दिया। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जाल में लिपट गया। तभी अचानक उसके ऊपर हरे रंग का चिपचिपा लिक्विड फैलने लगा। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। इसलिए ली और बाकी लोग बिना देर किए उसे बचाने के लिए पार्किंग एरिया में पहुंच गए, लेकिन वहां चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि माहौल और भी डरावना लगने लगा। तभी टॉर्च की रोशनी एक मॉन्स्टर पर पड़ी। ये वही तेज रफ्तार मॉन्स्टर था जिसने पहले सेंग पर हमला किया था। उस वक्त वह गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसे जगाने की गलती नहीं की। सभी लोग दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आखिरकार वे ह्योन-सू तक पहुंच गए, लेकिन तब तक उसका शरीर लिक्विड को पूरी तरह सोख चुका था। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद हान अंकल को अचानक ऊपर से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बिना देर किए अपना हथियार उठाया और छत की तरफ निशाना साधकर तैयार हो गए। उन्हें लगा कि हमला छत से होगा, लेकिन मॉन्स्टर उल्टा कॉरिडोर से रेंगता हुआ बाहर निकल आया। वह एक विशाल मकड़ी जैसा 4 पैरों वाला मॉन्स्टर था। बाहर निकलते ही वह एक छोटी लड़की के पीछे पड़ गया। ये देखकर हान अंकल ने फौरन अपनी व्हील चेयर मोड़ी और उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मॉन्स्टर लड़की तक पहुंचने वाला था, तभी हान अंकल ने सीधे उस पर बंदूक तान दी। उधर बेहोश ह्योन-सू को लेकर सब लोग लौट ही रहे थे कि अचानक जीसू के पेट में तेज दर्द उठा और उसके हाथ से लोहे का पाइप छूटकर सीधे जमीन पर जा गिरा। अचानक तेज आवाज चोरों तरफ फैल गई। अगले ही पल एक मॉन्स्टर ने बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया। जैसे ही वह दोबारा हमला करने बढ़ा, ली ने फौरन अपना क्रॉसबो चलाया। तीर सीधा मॉन्स्टर को जाकर लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तीर लगने के बाद भी उस मॉन्स्टर पर जरा सा भी असर नहीं हुआ और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। तभी ली और हियोन तुरंत कार के नीचे जा छिपे। दोनों इतने डरे हुए थे कि उनकी सांसें तक थम चुकी थी। मॉन्स्टर की डरावनी टांगें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर सिर्फ दौड़ने के लिए बना हो। तभी ली ने चुपके से कार की चाबी निकाली और रिमोट का बटन दबा दिया। बीप सुनते ही मॉन्स्टर का ध्यान कारों की तरफ चला गया। मौका मिलते ही सेंग और जीसू बेहोश ह्योन-सू को लेकर वहां से भागने लगे, लेकिन अगले ही पल पास खड़ी दूसरी कार का अलार्म भी बज उठा। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ा। वह हमला करने ही वाला था कि तभी दरअसल हियोन और ली गाड़ी लेकर सही समय पर वहां पहुंच गए थे। सभी लोग फौरन गाड़ी में सवार हो गए। इसके बाद ली ने पूरी रफ्तार से गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर दौड़ा दी, लेकिन इंजन की आवाज सुनकर आसपास छिपे सभी मॉन्स्टर्स जाग गए। कुछ ही पल में वे चारों तरफ से गाड़ी पर टूट पड़े, लेकिन ली बिना रुके गाड़ी दौड़ाता रहा। तभी एक मॉन्स्टर सीधे विंडशील्ड पर चढ़ गया। उसकी वजह से सामने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अगले ही पल गाड़ी जोरदार टक्कर के साथ एक रेत के ढेर से जा टकराई। वे लोग बिना देर किए तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आए। सिंह सबसे आगे खड़े होकर सभी को कवर देने लगा। किसी तरह वे पार्किंग एरिया से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उधर विशाल मकड़ी जैसा मॉन्स्टर हान अंकल के पीछे पड़ा था। अंकल रेंग रेंग कर अपनी जान बचा रहे थे। तभी वह छोटी लड़की उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वह मॉन्स्टर उन तक पहुंचने वाला था, तभी अंकल ने पहले से तैयार जाल एक्टिव कर दिया। अगले ही पल जोरदार झटके के साथ विशाल मकड़ी मॉन्स्टर हवा में लटक गया, लेकिन उसी दौरान उसके पंजे में फंसकर छोटी लड़की भी हवा में लटक गई। मॉन्स्टर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने कुछ ही पलों में जाल की रस्सियां तोड़ डाली। ये देखकर हान अंकल ने लड़की को तुरंत भागने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पल वे खुद मॉन्स्टर के पंजों में फंस गए। ऐसा लग रहा था कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी अपार्टमेंट की सारी लेडीज दौड़ती हुई वहां पहुंची। उन्होंने मिलकर जाल की रस्सियां पूरी ताकत से खींची। अगले ही पल विशाल मकड़ी मॉन्स्टर फिर से हवा में लटक गया। इसी बीच छोटी लड़की ने अपना बनाया हुआ पेट्रोल बम पूरी ताकत से मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया। अचानक उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। दर्द से तड़पता हुआ मॉन्स्टर भयानक चीखें मारते हुए छटपटाने लगा, लेकिन उधर रस्सी पकड़े लेडीज उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई। आखिरकार मॉन्स्टर रस्सी तोड़कर फिर से आजाद हो गया। अब वह धीरे धीरे घायल पड़े हान अंकल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन एन वक्त पर ली और बाकी लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने समय रहते हान अंकल की जान बचा ली। ह्योन-सू ने तुरंत अपना इलेक्ट्रिक हथियार सीधे मॉन्स्टर के शरीर में घोंप दिया। अगले ही पल तेज करंट मॉन्स्टर के पूरे शरीर में दौड़ पड़ा। दर्द से तड़पता हुआ मॉन्स्टर बार बार अपने नुकीले पंजे ह्योन-सू के शरीर में घोंपता रहा, लेकिन ह्योन-सू 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसे लगातार बिजली के झटके देता
रहा। आखिरकार दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं। सबको लगा कि ह्योन-सू ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, लेकिन अगले ही पल ह्योन-सू ने मॉन्स्टर को धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस बार उसकी दोनों आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान पूरी तरह सन्न रह गया। आज अगर वे जिंदा थे तो सिर्फ ह्योन-सू की वजह से, लेकिन सबको अजीब नजरों से घूरते देख वह लड़खड़ाते हुए अपने क्वारंटाइन कमरे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, तभी एक लड़की आगे आकर बोली, हमें माफ कर दो, तुम्हें इतनी तकलीफ दी। तभी ली भी आकर बोला कि तुम्हें क्वारंटाइन रहने की अब कोई जरूरत नहीं है, अब तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये सुनकर ह्योन-सू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसे खुशी थी कि अब वे लोग उसे पहले की तरह एक मॉन्स्टर नहीं समझ रहे थे, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अपार्टमेंट में बचा हुआ खाना अब सिर्फ 5 दिन का रह गया था। इसलिए ली ने पास के फूड स्टोर से राशन लाने का प्लान बनाया। इसके लिए हान अंकल पहले ही एक खास सप्लाई गाड़ी तैयार कर चुके थे, लेकिन सवाल सिर्फ एक था कि इतनी खतरनाक जगह पर जाएगा कौन, क्योंकि अगर ये मिशन फेल हो गया तो अपार्टमेंट में मौजूद हर एक इंसान भूख से मर जाएगा। इसलिए ली को ऐसा इंसान चाहिए था जिसके बचकर लौटने के सबसे ज्यादा चांस हो। अगले ही पल सबकी नजर ह्योन-सू पर जा टिकी। तभी ली ने फैसला किया कि इस मिशन पर ह्योन-सू और सेंग साथ जाएंगे, लेकिन उनके निकलने से पहले ही एक नई मुसीबत सामने आ गई। जीसू अचानक बाथरूम में बेहोश होकर गिर पड़ी। जाँच करने पर ली को पता चला कि जीसू को एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। अगर तुरंत उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि पूरे अपार्टमेंट में न तो जरूरी दवाइयाँ थी और न ही ऑपरेशन करने का सामान। मतलब अब किसी भी कीमत पर बाहर जाकर जरूरी मेडिकल सामान लाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि ह्योन-सू और सेंग दवाइयों को पहचानते ही नहीं थे। तभी तीर चलाने वाली लड़की आगे आई। वह बोली कि मुझे दवाइयों की अच्छी जानकारी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद तीनों हान अंकल की मॉडिफाइड गाड़ी में बैठे और अस्पताल की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे अपार्टमेंट से बाहर निकले, अचानक एक भयानक टक्कर हुई और उनकी गाड़ी हवा में उछलकर कई फीट दूर जा गिरी। टक्कर इतनी भयानक थी कि सेंग और वो लड़की वहीं बेहोश हो गई, जबकि ह्योन-सू बुरी तरह घायल हो गया। तभी उसकी नजर उसी मसल मॉन्स्टर पर पड़ी जो पहले बिल्डिंग से नीचे गिर गया था, लेकिन अब वह पहले से कई गुना ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा